नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर, बात उसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की करने जा रहा है, जहां पर राम भक्तों से छल उजागर हुए अब 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन जो लोग सवालों के घेरे में हैं, जिनकी जवाबदेही असंख्य श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए चढ़ावे पर बिल्कुल साफ साफ बन रही है, जब उनकी तरफ से जिस तरीके की सफाई दी जा रही है वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। जैसा कि नाम यह समझा जा सकता है कि गोविंद देवगिरी जी के पास ही राम मंदिर के कोष की संपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन चढ़ावा चोरी पर कई नई तरह की जानकारियां और थ्योरियां उनकी तरफ से सामने आ रही है। इस बीच इन्हीं गोविंद गिरी ने बाकायदा आज अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी यह असावधानी हो गई। अगर एसआईटी में आपका नाम आता है दोषी करके, तो क्या आप नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? मैं एसआईटी से पूछूंगा कि ये क्यों किया है, इस्तीफा काय को दूंगा। ये एसआईटी न्यायालय नहीं होता है, एसआईटी जांच कमेटी होती है, ये न्यायालय में बोलने के विषय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ, रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। सचमुच ये कितना हास्यास्पद है कि जवाबदेही की जगह प्रायश्चित की बात की जा रही है। पूजा और अनुष्ठान से यही वजह है कि अब गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी इन बातों से नए तरह के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या सवाल है, जरा ये देखिए। पहला सवाल यह कि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर गोविंद देवगिरी की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? जब बाकी लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी क्या जिम्मेदारी थी? दूसरा सवाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दाग पूजा पाठ अनुष्ठान करने से क्या धुल जाएंगे? तीसरा सवाल यह कि क्या चंपत राय और उनके साथ के सभी सदस्य गलती करते रहे तो खुद गोविंद देवगिरी उस वक्त क्या कुछ कर रहे थे? सवाल नंबर 4, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों पर सवाल उठाकर वो खुद की जवाबदेही से क्या बच जाएंगे? और सवाल नंबर 5, क्या कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को एसआईटी की जांच पर ही भरोसा नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो न्यायालय नहीं है, अगर उनको दोषी करार दिया गया तो उनसे सवाल करेंगे और उनकी जांच पर, उनकी रिपोर्ट पर वो इस्तीफा तो फिलहाल नहीं देने जा रहे हैं। तो सवालों का जवाब देने वाले ही खुद सवालों के घेरे में हैं और बात सिर्फ चढ़ावा चोरी की नहीं, चर्चा अब जमीन घोटाले की भी होने लगी है। ट्रस्ट पर सवालों की अगली कड़ी जमीन खरीद में धांधली के आरोपों से जुड़ी हुई है। 2 मामलों का पर्दाफाश हुआ है, दोनों अपने में हैरान करने वाले हैं। एक खरीद में नजूल की जमीन है तो दूसरी खरीद में देवोत्तर संपत्ति की है, जिसे हड़पने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व कार्यसेवक संतोष कुमार दुबे ने एसआईटी को इस बाबत कई सारे सबूत भी सौंपे हैं। सबसे पहले आपको नजूल की जमीन खरीद के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यह अयोध्या के सुग्रीव टीला के पास की वो जगह है जिसकी खरीद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। गाटा संख्या है 247 और यह जमीन मंदिर के निकास द्वार के बहुत ज्यादा नजदीक है। देखिए, आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। ये जमीन के पेपर हैं, इसके बाद हम आपको वो पेपर की तस्वीर दिखाएंगे जिस पर महंत मुरलीदास और चंपत राय के हस्ताक्षर भी हैं। मैं चाहूंगा वो फोटो दिखाई जाए। और 23 करोड़ रुपए से ज्यादा में इसकी डील हुई और जमीन ट्रस्ट ने खरीद लिया।
सवाल यह है कि अगर जमीन नजूल की है तो यह सरकार की जमीन है, इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। फिर से यह सौदा कैसे किया गया, डीएम ने इसकी अनुमति कैसे दी और ट्रस्ट ने ऐसी नजूल की भूमि खरीदी तो खरीदी क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब आपको नजूल की जमीन से जुड़े हुए कुछ संतोष दुबे के दावों पर हम जानकारी देने जा रहे हैं। बिग वॉल पर कुछ डिटेल्स हैं, जरा मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए क्या है आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, वो समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूं। देखिए पहला यह है कि ट्रस्ट ने जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ी की है, यह आरोप लगाए जा रहे हैं। गड़बड़ी को लेकर एसआईटी को कुल 5 सबूत संतोष कुमार दुबे के द्वारा सौंपा गया है। चंपत राय ने जमीन खरीदने में गड़बड़ी की है, यह गंभीर आरोप 2024 से 2023 से लगाए जा रहे हैं। चंपत राय ने नजूल की जमीन, जो सरकारी जमीन है जिसकी खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है, उस जमीन को भी ट्रस्ट के पैसे से खरीदा। कितने में? 23 करोड़ रुपए उसके लिए अदा किए गए। नजूल यानी सरकारी जमीन जिसकी खरीद और बिक्री पर रोक है। कानूनन नजूल की जमीन खरीदना और बेचना दोनों अपराध है। ऐसे में क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह भी सवाल अयोध्या में अब खड़े हो रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में एसआईटी को सबूत सौंपने वाले हिंदू धर्म सेना के संतोष कुमार दुबे क्या कुछ कह रहे हैं। नजूल की ज़मीन को जो ना बेचा जा सकता न खरीदा जा सकता है, उस ज़मीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस ज़मीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। नजूल की ज़मीन को क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था। तो आपको ये काम नहीं करना था लेकिन कर लिया। इस तरह से ये बड़ा फ्रॉड है। तो अभी हमने आपको नजूल की जमीन के खरीद के बारे में बताया है, और जैसा कि हमने बताया कि नजूल की जो जमीन होती है उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से इस जमीन को खरीदा गया। ना सिर्फ खरीदा गया बल्कि इसके लिए 23 करोड़ रुपए अदा भी किए गए। इसी तरह से एक और जमीन देवोत्तर संपत्ति भी खरीदी और बेची नहीं जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से वहां भी यही काम किया गया है। और ऐसा आरोप हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने लगाया है। उन्होंने अयोध्या के हरिशंकर सफरीवाला के हवाले से यह दावा किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन पदाधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्राचीन राम निवास मंदिर पर कब्जा किया और आज उसी जमीन पर ट्रस्ट का कैंप कार्यालय बनाया गया है और इसके लिए भी एक मोटी रकम अदा की गई है। राम निवास मंदिर बरगदवा, जिसके लगभग 400 बीघे ज़मीन हरैया है, बस्ती जनपद में वहाँ ज़मीन है, उस सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरे आदमी से लिखवा लिया जिसका कोई राइट नहीं बनता था। बिना आपके वो लिखा पढ़ी नहीं हो सकती थी। वैसे भी मंदिरों की डीड में प्रायः यही होता है कि इस ज़मीन को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। और वैसे इस मामले की शिकायत एसआईटी से अयोध्या के ही हरिशंकर सफरीवाला ने की है, जो खुद रामनिवास मंदिर के ही पंच प्रमुख खुद को बताते हैं। अब आपको इसके संबंध में एक पूरी जानकारी हमारे प्रोड्यूसर्स ने तैयार किया है, अंकित और इसके अलावा साजिद ने। देखिए रामनिवास मंदिर को लेकर हरिशंकर के आरोप क्या हैं वो जरा जान लीजिए। रामनिवास मंदिर के मुख्य कार्यपालक होने का वो दावा कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2021 में वीरेंद्र दास को मंदिर का महंत नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र में मंदिर की संपत्ति पर स्पष्ट शर्त रखी गई कि किसी भी संपत्ति को खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह शर्त उसमें मेंशन है। चंपत राय पर 5 करोड़ 80 लाख में सौदा करने का आरोप है और उसके बाद यह पूरा ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी अब सवालों के घेरे में है। न्यूज काउंटर में अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं। ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि सड़क पर चैंपियन है और इस चैंपियन को देखकर आपको लगेगा कि सिस्टम सो रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिएगा हम चाहते हैं कि आगे आपको ऐसी तस्वीर भविष्य में ना दिखानी पड़े। ये वो पूरा मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पैरा एशियन गेम्स हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला, इन्होंने कई पदक जीते हैं। लेकिन यही खिलाड़ी जिन पर हर हिंदुस्तानी को पदक जीतने की बाद नाज रहा है, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ये वो तमाम खिलाड़ी अब धरने पर बैठ गए हैं।
जी हां, बहुत ज्यादा अफसोसजनक है कि जिस स्टेडियम के अंदर ये खिलाड़ी सालों तक खून पसीना बहाते रहे, आज उसी स्टेडियम के बाहर अपने हक के लिए धरना देना पड़ रहा है। ये हमारा सिस्टम है और कोई इनको सुनने वाला नहीं है। कभी जिन्हें सिर आंखों पर बिठाया गया, खुद पीएम मोदी जिनसे मिले, चैंपियन को जीतने के बाद बधाइयां दी, हौसला अफजाई किया, आज उन्हीं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सवाल यह है कि धरने पर बैठे इन 2 दर्जन से ज्यादा पैरा मेडलिस्ट की मांगे क्या है, वो जानिए। इनकी 5 मांगे हैं, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको एक सवाल भी आपसे करूंगा और ये पूछूंगा, क्या भारत में ऐसा ही होता है? पहली मांग यह है कि आउट ऑफ टर्न उनको नौकरी दिया जाए। आमतौर पर यह होता ही है, सामान्य पदक विजेता खिलाड़ियों की तरह पैरा मेडलिस्टों को भी सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाए, ये इनकी जेन्युइन मांग है। दूसरी मांग क्या है? प्राइज मनी का भुगतान, जो उस वक्त घोषित हुआ था जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। आज तक वो मांग लंबित है। कई साल से लंबित घोषित इनाम राशि को फौरन उनके अकाउंट्स में दिया जाए ताकि वो आगे का अपना प्लान कुछ कर सके। तीसरी मांग क्या है कि उनके साथ पैरा ओलंपियन होने के नाते जो भेदभाव होता है सरकारी सिस्टम में, उस भेदभाव को खत्म किया जाए। नौकरी, पद, सुविधाओं, सम्मान में पैरा और सामान्य खिलाड़ियों के बीच कोई फर्क ना किया जाए। और चौथी मांग यह है कि उचित पद और रैंक उनको दिया जाएगा। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति में कम महत्व के पद उनको ना दिया जाए, बल्कि सामान्य उपलब्धि पर सामान्य पद दिया जाए और बड़ी उपलब्धि पर बड़ा पद उनका जेन्युइन डिमांड है उनकी। पांचवी मांग, सम्मान सम्मान समान सम्मान। अगर एक खिलाड़ी नॉन पैरा ओलंपियन है, अगर वो देश के लिए पदक जीतता और मान बढ़ाता है और पैरा ओलंपियन जीतता है, तो फिर दोनों के सम्मान में फर्क क्यों होना चाहिए? देश प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले दोनों वर्ग के खिलाड़ियों को समान सुविधाएं मिले और सम्मान मिले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इन पैरा मेडलिस्ट की मांगों में कुछ भी ऐसा है जिसे मांगने की नौबत आनी चाहिए? आप खुद सोचिए और बताइएगा कि क्या ऐसे खिलाड़ी जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो आज अपने हक के लिए स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। हमने धरना स्थल पर बैठने वाले इन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से बात भी की है। हर खिलाड़ी की आवाज में एक दर्द है जिसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। उस दर्द को सुनिए जरा। देश के लिए इन्होंने जो है मेडल जीते हैं, लेकिन नौकरी, एक अदद नौकरी के लिए आज ये धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है मैडम आपका, ये बताइए। मेरा नाम सोनिया चौधरी है। सोनिया जी, कौन सा मेडल आपने जीता था और अब जो है नौकरी के लिए आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कह रही है सरकार? मैंने ना सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, और मैंने ना 3 साल पहले मेडल जीता था। जब से अपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, हमारा है ना सरकार ये बोल रही है कि है ना तुम्हें नौकरी देंगे, कभी बोलती है जून तक देंगे, पर है ना कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी तो है ना डॉक्यूमेंटेशन ही, हमारी फाइल ही सचिवालय में नहीं गई है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारा अधिकार और हमारा सम्मान है। जो मोदी सर ने हमसे बात करके हमें सम्मानित किया, मोदी सर ने जो हमें रिस्पेक्ट दी, शायद वही हम हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारा वो सम्मान मिले। सर पीड़ा वो समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई जब तक रिजल्ट बनकर हमारे हाथ में नहीं आती, तब तक हमारे लिए उस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अभी आपने जिन्हें सुना है उनमें आखिरी वाली जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का नाम है मोना अग्रवाल। पेरिस पैरा ओलंपियन 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। मोना पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला शूटर बनी और इस ऐतिहासिक विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 7 लोक कल्याण मार्ग में सम्मानित भी किया। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, सोचिए, गर्व से इनके मां बाप का सीना चौड़ा हो गया होगा। उस दल में यही मोना अग्रवाल भी मौजूद थी। सुनते हैं उस वक्त मोना अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी, तो कुछ लोगों से यहाँ मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे। तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई। तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है। और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है। तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई।
जान लगाकर पदक जीता, प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, लेकिन अब नौकरी के लिए जान लगाना पड़ रहा है। यही सिस्टम है और सिस्टम सो रहा है। खैर, खबर बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की करने जा रहे हैं, जहां तड़प तड़प कर एक शख्स की मौत हो गई और पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन सोता रहा, मौन रहा। और इस घटना के बाद साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने पिंक बूथ के सामने एक युवक की तड़प तड़प कर मौत हो गई। युवक पुलिस से मदद मांगता रहा, कोई तो आओ, मुझे बचा लो, अस्पताल पहुंचा दो, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। युवक करीब 40 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आम लोग तो छोड़िए, उस पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मी तक उसको हाथ लगाने से बचते रहे। करीब 40 मिनट बाद एंबुलेंस पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की जान चली गई। यहाँ पर जब वो दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा नहीं खोला जाता, अंदर महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। उन्होंने वजह कुछ भी रही हो, दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद उसने ज़ोर से इस शीशे पर अपना हाथ मारा। ये शीशा टूट गया और राजकुमार के हाथ की नसें भी शीशे से कट गई। लगातार उसके खून बहने लगा, काफ़ी ज़्यादा खून बहा और उसके बाद तड़पता हुआ जो राजकुमार था घायल हालत में सड़क पर यहाँ पर आके गिर गया। बताया जा रहा है लगभग आधे 1 घंटे तक वो यहाँ पर खड़ा रहा और इसी तरीके से जो तमाशबीन लोगों की भीड़ थी वो यहाँ पर उसको तड़पते हुए, उसके बहते खून को देखती रही। लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी राजकुमार को अस्पताल पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। और गाजियाबाद के पिंक बूथ के सामने क्या कुछ हुआ है, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स है, जरा वो देखिए। गिड़गिड़ाता रहा युवक और पुलिस बनी रही मूक दर्शक, जिनके कंधों पर मदद की जिम्मेदारी होती है। वो शांत मरते हुए एक शख्स को देखते रहे। पिंक बूथ पर यह शख्स मदद मांगने पहुंचा था। ऑटो चालक से विवाद के बाद यह शख्स वहां पर पहुंचा था। बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तक नहीं खोला। दरवाजे के शीशे से मजबूरन उसने शीशे पर हाथ मारा और उस शीशे के टूटने से उसका हाथ कट गया और उसके बाद लहूलुहान शख्स सड़क पर गिरा और तड़पता रहा। करीब 40 मिनट तक वो तड़पता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। अस्पताल समय पर ना पहुंचाने की वजह से युवक की मौत हो गई। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है। निकलते मेरा लड़का उन्हें बेहोश हो गया। मेरा लड़का के बॉडी है 8 घंटे बाद, कोई नहीं सोया है, कोई नहीं उठाया है। अपना हाथ मारा दरवाजे पे, जिससे कि वो दरवाजे का कांच टूट गया और कांच उसके हाथ पे लगने के कारण उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर गया। अब आप जानते हैं कि गाजियाबाद पुलिस क्या तर्क दे रही है। गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है कि युवक नशे में था और उसने पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, उसका हाथ कट गया। इलाज के लिए युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन सच क्या है, वहां जो लोग खड़े थे उनकी जिम्मेदारी क्या है? पुलिस ने मदद की नहीं की, कम से कम आम आदमी सड़क पर तड़पते खून से लहूलुहान हुए शख्स को क्या समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता था? जरा देखिए आप। एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस द्वारा करी जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। इस खबर को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शख्स मरा, सिस्टम मरा और संवेदनाएं भी मरती नजर आई। बात अजब गजब मध्य प्रदेश की, जहां पर एक और गजब हो गया। देखिए क्या हुआ है। अजब मध्य प्रदेश में गजब वाला इस बार भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हुआ है? कागजों पर कॉलेज चल रहा है और पूरा अनुदान लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जहां कागजों पर बीएड कॉलेज चल रहे हैं, उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की गूंज अभी थमी नहीं है, लेकिन अब बीएड कॉलेज को लेकर एक और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर एक पूरा कागजी साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है, जहां कागजों पर कॉलेज तो बने,
लेकिन जमीनी हकीकत मौके पर कुछ और कहानी बयां कर रही है। यह हकीकत है कि कहीं खाली खेतों से कॉलेज चल रहा है तो कहीं छोटे से परिसर में कई संस्थानों की कक्षाओं को दिखाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने बहुत कुछ डिटेल्स भेजा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही खसरा नंबर पर 3 कॉलेज को मान्यता दे दी गई। पूरा सिस्टम कैसे इन्वॉल्व रहा, यानी कागजों पर शिक्षा का पूरा जाल बिछा हुआ है। क्या कुछ देखा है शुभम ने, जरा उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, और इस अजब प्रदेश में गजब के कारनामे TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता ही रहा है। हाल ही में हमने आपको इंदौर का कागजों वाला अस्पताल बताया, उसके बाद हमने आपको शहडोल में कागजों वाले तालाब बताए, और अब हम आपको राजधानी भोपाल में कागजों वाला कॉलेज बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कागजों में एक बड़ा भव्य कॉलेज है जिसका नाम श्री राम कॉलेज है। BEd DEd की पढ़ाई होती है। यहाँ पर पढ़कर छात्र छात्राएं भविष्य के शिक्षक बनते हैं। मगर तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ खाली खेत यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कागज में कॉलेज है और कॉलेज खेतों में है। भोपाल के मुगलिया कोट गांव के पास मिलेनियम कॉलेज और बंगला मुल्की कॉलेज का बोर्ड मौजूद है, लेकिन कॉलेज नहीं है। यह मध्य प्रदेश में ही संभव है। अब ये बोर्ड्स जरा देखिए, इन्हीं बोर्ड्स पर सैकड़ों ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनका एडमिशन हो गया है। बिना कॉलेज के डिग्रियां बांटी जा रही हैं। बंगलामुखी कॉलेज का, मिलेनियम कॉलेज का बोर्ड मौजूद है, लेकिन गेट पर ताला लगा है। गेट के अंदर कोई शैक्षणिक भवन नहीं है। चारों तरफ से बाउंड्री है, एक गेट है, गेट के पास बोर्ड है और अंदर प्लेन सब कुछ खेत पड़े हुए हैं और उस पर कॉलेज चल रहा है। यानी जमीन पर कोई कॉलेज, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन कागजों में हर साल यहां पर एडमिशन हो रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, छात्रों को डिग्रियां बांटी जा रही हैं और यह सिलसिला बदस्तूर पिछले 10 साल से लगातार जारी है। इसी तरह से विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक श्री राम कॉलेज जो खसरा नंबर 148 और 149/2/1 पर संचालित होना चाहिए था, लेकिन वहां कॉलेज की जगह सिर्फ खेत नजर आया। कॉलेज का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। अब सरकारी रिकॉर्ड में मिलेनियम कॉलेज और बंगलामुखी कॉलेज पिछले कई सालों से चल रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं। बंगलामुखी कॉलेज के गार्ड और स्थानीय लोगों का इस मसले पर क्या कहना, वो सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरा सुनिए पहले आप। सर्वे जी, कितने कॉलेज चलते हैं यहाँ पे? अभी इसके लिए तो अभी तो मिलेनियम के नाम से चल रहा है। अच्छा, हमें जो पेपर मिले हैं उसमें दिख रहा है कि ये जो श्री राम कॉलेज है ये यहीं पर नज़दीक है, खेत है। अब पहले चलता रहा होगा, अब ये इसके बारे में नहीं मालूम है। अब ये सर मालिक बदल गए हैं, अब उन चला रहे हैं अब वो। और ये बंगलामुखी कॉलेज? बंगलामुखी कॉलेज तो पहले ही बंगलामुखी के नाम से था। अच्छा, वो भी चलता है यहीं से? नहीं, अब तो नहीं चलता, वो बंद हो चुका है। अब मिलेनियम MGI कितने सालों से चल रहा है सर ये मिलेनियम? हाँ, मतलब सारा ही सब कुछ? नहीं, अभी तो न्यू है, अभी इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, अभी हमें महीना भर हुआ है। अच्छा लोधी जी, यहाँ पर कागजों में बताया गया है कि श्री राम कॉलेज है, 10 सालों से चल रहा है। श्री राम कॉलेज नहीं है साहब, वे तो कहेगा एकदम नंबर 2 नंबर से काम चल रहा है इनका, बस ये और कुछ नहीं है उनके लिए। और ये जो बंगलामुखी कॉलेज है ये भी हम देख रहे हैं, सिर्फ गेट है। हाँ। बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ में कुछ नहीं है, बस कहाँ आ रही है साहब, बिल्कुल भी बिल्कुल बसें को नाम नहीं है, बस सिर्फ जो है कि नाम से चल रही कॉलेज। कभी स्टूडेंट्स देखे आपने यहाँ पे आते जाते हो? मिलेनियम क्या रहा है, मिलेनियम क्या? हाँ। बाकी 2 कॉलेजों के तो कभी नहीं। कागजी शेर वाली कहावत तो सुनी है आपने। अब मध्य प्रदेश के कागजी कॉलेज के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। मध्य प्रदेश में कागजी कॉलेज बेनकाब हो गए हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अधीन 129 BEd कॉलेज है। जांच में 25 कॉलेजेस पर गंभीर कमियां पाई गई हैं। 5 कॉलेज में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। 2 कॉलेज अपने पंजीकृत पते पर संचालित ही नहीं मिले। 3 कॉलेज दूसरी लोकेशन से चल रहे हैं। 24 जून को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हुई थी। दागी कॉलेज से सिर्फ हलफनामा लिया गया है। शपथ पत्र के बाद कॉलेजों को सशर्त चलाने के लिए दिया गया और यह सब कुछ सरकारी सहमति से होता हुआ नजर आ रहा है।
अब मामले को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई यानी एनएसयूआई ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और एनएसयूआई का आरोप है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को कई बार इन फर्जी कॉलेज के बारे में सूचना दी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एनएसयूआई का आरोप है कि सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, नियम कायदे कुचलकर कुछ भी होता है, क्योंकि शिक्षा माफिया खुलेआम इन फर्जी कॉलेजों में काली कमाई कर रहे हैं। ये वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ये लोग पूरे बिके हुए लोग हैं, ये बिक चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कॉलेजों से। इसके कारण ये चाहते नहीं है कि कॉलेजों के इंस्पेक्शन हो। एक छोटी छोटी जगह में कॉलेज चल रहे हैं और इनको हम लोग अवगत करा रहे हैं, तो ये इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कोई यूनिवर्सिटी अगर बीएड कॉलेज को मान्यता देती है तो उसका पैमाना क्या है, नियम क्या है, उसको भी आप जानिए। कैसे कागज पर परमिशन बांटा गया है और सब कुछ सिस्टम की नाक के नीचे कैसे चल रहा है, मान्यता के नियम क्या कुछ कहते हैं वो जानिए। सत्र से पहले कॉलेजों के हर साल जांच होना अनिवार्य है। ऐसे में यूनिवर्सिटी बिना बिल्डिंग के कैसे परमिशन दे रही है? कॉलेज में भवन पर्याप्त होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, सब कुछ नहीं है फिर भी अनुमति है। लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल की जांच होनी चाहिए, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन चंद सिक्कों की खनक ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अब मामले में जांच की बात कह के अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा माफियाओं के हाथ में चल रही है। मध्य प्रदेश में कागजों में फर्जी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। निरंतर शिकायतों के बावजूद डीएड, बीएड, एमएड के फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कुछ में कमी पाई गई थी, कुछ में व्यवस्थाएं ठीक थी। हमने विश्वविद्यालय को कहा है कि फिर से कमेटी बना के, क्योंकि पहले कुछ का मान्यता पहले दे दी थी, इसलिए उन सबको साथ में लेकर के फिर से एक बार पूरा जांच करेंगे। और हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। बात महाराष्ट्र के नासिक की करने जा रहे हैं, जहां पर भावली वाटरफॉल घूमने आए एक परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। खबर यह है कि पहले छिड़खानी का विरोध और उसके बाद कार में कैसी तोड़फोड़ की गई है, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन चेहरों को देखिए, ये कैसे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। अब 10 युवकों ने पहले परिवार को घेरा, महिला का परिवार किसी तरह से कार से भागकर जांच वहां पर पुलिस करने की बात कह रही है और परिवार इस पूरे मामले में आरोपियों से बाइकों से कार का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। लाठी, डंडो, रॉड और बेसबॉल के स्टिक से उन पर जानलेवा हमला किया और चलती कार में तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने लूट, हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं, कुछ डिटेल्स हैं वो जरा जानिए कि नासिक में खुलेआम गुंडागर्दी क्यों, और गुंडागर्दी करने वाले इन दोनों चेहरों को देखिए। कोई परिवार वाटरफॉल अपने परिवार के साथ, कुछ महिलाएं गई थी घूमने के लिए, वहां पर छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी का विरोध होता है और विरोध के बाद चूंकि ये लोकल्स हैं, हाथों में रॉड लिए बाइक से 15 किलोमीटर तक उन कार सवारों का पीछा करते हैं। और नासिक में ही रहने वाली पूनम भागवत 12 जुलाई की शाम अपने परिवार के साथ भावली वाटरफॉल घूमने गई थी। इसी दौरान परिवार के एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने, इन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ की। इस पर उन्होंने अपने पति के साथ विरोध जताया तो युवकों ने पहले गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 8-10 और लोग आए और इस परिवार के साथ बदतमीजी करने लगे। पीड़ित परिवार ये समझकर वहां से निकला कि खैर जाने देते हैं, ये लोकल्स हैं, यहां से बाहर निकलो। लेकिन इन लोगों के हौसले कितने बुलंद है कि इसके बाद बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक कार और बाइकों पर सवार युवकों ने करीब 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। रास्ते में कई बार उन्होंने कार पर डंडों और रॉड से हमला किया और परिवार की जान लेने की कोशिश की है। अब छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पर नासिक में पर्यटकों पर हमला कर दिया और इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है वो जरा बताएंगे, लेकिन कुछ डिटेल्स है, जरा वो पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
भवानी वाटरफॉल जो है बहुत फेमस है, वहां पर यह परिवार घूमने के लिए गया था। छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस परिवार पर हमला किया गया। बदमाशों ने 15 किलोमीटर तक इनका पीछा किया और चलती कार पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। मामले में जो 9 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। हम पुलिस स्टेशन में, इगतपुरी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। उस ऑफेंस में जो आरोपी है वो अभी तक हमने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है और बाकी जो आरोपी है, जो कुछ फरारी आरोपी है, उसमें एक रिकॉर्ड का क्रिमिनल है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और वक्त है उस खबर का जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी घर में काम नहीं चलता है। बात दूध, सफेद दूध में काले जहर वाले कारोबार की, और यह खबर आपको परेशान भी करेगी और सावधान भी करेगी, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस खबर को, घरों में एक गिलास दूध तो सबके लिए जरूरी होता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत करने वाला इम्यूनिटी बूस्टर भी इसे माना जाता है। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सब लोग दूध पीते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको यह पता चले कि आप जो दूध पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं, पूरी तरह से मिलावटी है। खबर महाराष्ट्र के धाराशिव की है, जहां मिलावटी दूध का एक बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अब जनता को बीमार करने वाले इस कारनामे का पता तब लगता है जब धाराशिव इलाके से दूध में मिलावट की कई शिकायतें सामने आई। ऐसे में पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारा है। अभियुक्तों की बिक्री रजिस्टर मिली, जिससे पता यह चला है कि पिछले 6 महीनों में जो आंकड़ा देने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इस आंकड़े को सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। 6 महीने में 2.3 करोड़ लीटर मिलावटी दूध तैयार किया गया। इसमें 2,30,470 किलो घटिया दूध पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9,21,62,800 रुपए बताई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर मिलावट के इस खेल को अंजाम देने के लिए हर 100 लीटर असली दूध में 10 लीटर नकली दूध मिलाया जाता था। मतलब हर 10 लीटर में 1 लीटर नकली दूध मिलाया जाता है। इसी आधार पर माना यह जा रहा है कि धाराशिव में भूम क्षेत्र के दूध संग्रह केंद्रों में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में यही मिलावटी दूध पहुंचाया गया है और यही दूध यहां के लोग पिछले कई सालों से पी रहे हैं।